everyone, welcome back to our channel. Very good morning and namaste to all of you. आज है 28th October and I Suchi Rana welcomes you all in today's current affairs session. So शुरू करते हैं आज का current affairs session. हमारे साथ कुछ आज बहुत important details होंगी, कुछ बहुत सारे facts होंगे, बहुत सारे information होगी. So without delaying, let's start and let's see what we have today. So first question says, which Indian company has topped the India list of फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020? हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था कि फोर्ब्स ने जारी की है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की एक लिस्ट. तो इसमें भारत में टॉप पर कौन है, इंडिया लिस्ट के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सी कंपनी है, उसका नाम बताना है. ऑप्शन देख लीजिए, HCL टेक्नोलॉजीज या फिर TCS. आंसर्स मार्क करते हुए चलेगा एंड कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल जैसे आप शेयर करते हैं सो डू शेयर विद अस. ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है HCL टेक्नोलॉजीज. यहाँ पर टॉप स्थान पर रही हैं, टॉप पोजीशन पर रही हैं. अगर हम बात करें इसकी ग्लोबल पोजीशनिंग की तो 30वें पोजीशन पर ये आती है. ठीक है, इसकी कितनी रैंक है, 30th रैंक है इसकी, लेकिन इंडिया की लिस्ट में ये नंबर 1 पोजीशन पर है. तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर या फिर कहीं के टॉप जिनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है वो कौन कौन है. सो फोर्ब्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय 2020 हम चाह रहे हैं करने डिस्कस. इस लिस्ट के अंदर लगभग 45 कंट्रीज से 750 मल्टीनेशनल एंड लार्ज कॉर्पोरेशन शामिल थे. एक ग्लोबल लिस्ट तैयार की गई थी जिसमें साउथ कोरिया बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एक जो कंपनी है जिसका नाम है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने टॉप किया है लिस्ट के अंदर और यहाँ पर उसको दर्जा मिला है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय 2020 का. ठीक है, जैसे कि लिस्ट में लिखा गया है, जैसे कि लिस्ट जारी की गई है किसके द्वारा, फोर्ब्स के द्वारा. अगर हम बात करें सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन की तो वहां पर कौन रहा है. Amazon दूसरे पोजीशन पर, IBM तीसरे पर, माइक्रोसॉफ्ट चौथे पर और LG रहा है 5वें पोजीशन पर. ठीक है, अब आ जाते हैं इंडिया की बात करते हैं. तो इंडिया में जो टॉप करने वाली टेक्नोलॉजी है, जो टॉप इंडस्ट्री है वो है HCL टेक्नोलॉजीज, जिसका ऑल ओवर ग्लोबली अगर हम बात करें तो 30th पोजीशन आता है. अगर हम बैंकिंग सेक्टर में देखें तो HDFC जो है वो इंडिया लिस्ट में टॉप पर है. अगर हम ग्लोबल पोजीशन देखें तो 176 पोजीशन है HDFC बैंक की. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी? कौन से कंट्री ने या कौन से देश ने अभी एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है नो मास्क नो सर्विस, यानी कि अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपके लिए कोई भी सर्विस उपलब्ध नहीं होगी. तो ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखिए, बांग्लादेश या फिर इंडिया. और यहाँ पर अपने आंसर मार्क कर लीजिए क्योंकि सही आंसर होने जा रहा है बांग्लादेश. तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है बांग्लादेश. बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, ठीक है, उन्होंने एक कमेटी रखी, एक बैठक रखी और वहां पर ये डिसाइड किया कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के पाया जाता है तो उसको कोई भी सर्विसेज, चाहे वो पेट्रोल भरना हो या फिर आप कह लीजिए कोई भी रेस्टोरेंट में जाना हो, तो कोई भी सर्विस वहां पर नहीं दी जाएगी. एंड इट इज डन बिकॉज टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी देश हैं, जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी इलाका है, पूरा वर्ल्ड इस पैंडेमिक से गुजर रहा है आज के टाइम पर, इससे डील कर रहा है. तो यहाँ पर बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने भी एक पॉलिसी सामने रखी है अपने सिटीजन्स को सेव करने के लिए और कोरोना वायरस का या पैंडेमिक का इसका स्प्रेड रोकने के लिए. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एवरी ईयर इंडिया ऑब्जर्व्स द विजिलेंस अवेयरनेस वीक. द वीक इज ऑब्जर्व्ड एज अ ट्रिब्यूट टू विच लीडर? हर साल हम अक्टूबर में विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं. सो ये जो अवेयरनेस वीक हम सेलिब्रेट करते हैं ये कौन से लीडर को ट्रिब्यूट देने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल. और यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम ट्रिब्यूट देने के लिए ऑब्जर्व करते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जो कि शुरुआत होती है जिसकी 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर. ठीक है, 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक का जो पीरियड होता है इसमें हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक सेलिब्रेट करते हैं. दिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि भारत का सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उसके द्वारा ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है. ड्यूरिंग द वीक इन विच द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल फॉल्स, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर को हुआ था. सो इसी के बीच में हमेशा जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो इस वीक को सेलिब्रेट करता है. इस साल की थीम क्या है?
ये है सतारक भारत या समृद्ध भारत, यहाँ पर इस साल की थीम है। आई होप इट्स क्लियर। थोड़ा सा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में जान लेते हैं कि ही इज पॉपुलरली नोन एज सरदार पटेल, भी हम उनको कहते हैं। एक इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं एंड ही ऑल्सो सर्व एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भी इन्होंने सर्व किया है। born 31st October and he died on 15th December 1950 at Mumbai। और अगर हम बात करें कि हम इसको किन किन नामों से पुकारते हैं, तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, सरदार, स्ट्रॉन्ग मैन या फिर आयरन मैन हम इनको पुकारते हैं। अवार्ड्स की बात करें तो ये भारत रत्न से भी नवाजे गए हैं। आई होप इट्स क्लियर एवरीथिंग अबाउट हिम, राइट। सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Who will organize a 2-day hackathon on circular economy? इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन जो ऑर्गेनाइज होने वाली है, इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? ऑप्शन देखिए, अटल इनोवेशन मिशन या फिर नेशनल सोलर मिशन। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है अटल इनोवेशन मिशन। ऑर्गेनाइज कराने जा रहा है 2 दिन का हैकाथॉन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसका नाम है इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, जो कि कंडक्ट की जाएगी ऑन 7th and 8th of December 2020। ठीक है, इसके कुछ फोकसेस होंगे, इसके कुछ की थीम्स होंगे। जैसे अगर हम पहले थीम की बात करें तो इनोवेशन इन पैकेजिंग रिड्यूसिंग पैकेजिंग वेस्ट। ठीक है, पहला इनोवेशन किसके बारे में? जितना भी वेस्ट है उसकी रिड्यूसिंग, मैनेजिंग किस तरीके से होगा, पैकेजिंग कैसे होगा, ये सारे इनोवेशंस को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। दूसरा क्या है? इनोवेशन इन फूड सप्लाई चेन्स अवॉइडिंग वेस्ट, यानी कि फूड सप्लाई कैसे आप कंडक्ट की जाएंगे विदाउट एक्चुअली क्रिएटिंग वेस्ट, तो अवॉइड करना है वेस्ट। थर्ड क्या है? क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन, कि इस तरीके का कोई इन्वेंशन, इस तरीके की कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना कि आप प्लास्टिक वेस्ट का रिडक्शन कर सके, इसको कम कर सके। चौथा क्या है? रिसाइकलिंग क्रिटिकल एनर्जी मेटल्स एंड ई वेस्ट, कि किस तरीके से आप एनर्जी मेटल्स को रिसाइकल कर सकें या ई वेस्ट को आप किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। इन कुछ खास बिंदुओं पर यहाँ पर होगी चर्चा और एक हैकाथॉन कंडक्ट किया जाएगा ऑन 7th to 8th of December 2020। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। IAS will focus on to identify and to develop innovative technological solution by bright-minded student, startups and MSMEs of India and Australia। तो यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन होंगे? कौन यहाँ पर इनोवेशन आइडियाज लेकर आएगा, इनोवेटिव टेक्निकल जो सोल्यूशंस है या टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशंस है उनको कौन सामने लाएगा? जितने भी ब्राइट माइंडेड स्टूडेंट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं या एमएसएमईज हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जगह की, तो वो यहाँ पर अपने जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो लाएंगे एंड दिस हैकाथॉन विल टेक प्लेस। शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स एंड स्टार्टअप्स एमएसएमई विल बी इनवाइटेड फॉर द हैकाथॉन। तो जितने भी शॉर्टलिस्टेड लोग हैं जिन्होंने अपने इनोवेशंस वहां पर सबमिट किए हैं, जिनको सेलेक्ट किया गया है, वो यहाँ पर इस हैकाथॉन में इनवाइटेड होंगे और पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यूएन, हाउ मेनी कंट्रीज हैव रेक्टिफाइड द इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि कितनी कंट्रीज ने अकॉर्डिंग टू द यूएन ये जो ट्रीटी है जिसका नाम है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये साइन की है? ऑप्शन देखिए, 50 या फिर 51 कंट्रीज ने। यहाँ पर सही आंसर जो है वो है 50 कंट्रीज ने अकॉर्डिंग टू द यूएन जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है उसको साइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें इस इंटरनेशनल ट्रीटी की, तो ये किसके ऊपर है? प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स के बैन के ऊपर है ये। द हिस्टोरिकल टेक्स्ट वुड एंटर इनटू फोर्स इन जनवरी 2021। ठीक है, इसमें यहाँ पर कंट्रीज ने साइन कर लिया है, सिग्नेटरीज बन गए हैं, लेकिन ये जो अभी ट्रीटी है ये अभी लागू नहीं हुई है। ये लागू होगी कब से? जनवरी 2021 से। ठीक है, और इसके अंदर हॉन्डुरस जो है वो 50वीं कंट्री बन गई है टू साइन दिस ट्रीटी। द कंट्रीज लाइक रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना हु आर द मेजर न्यूक्लियर पावर्स हाउएवर अपोज द ट्रीटी। लेकिन जो बड़ी बड़ी कहें कि कंट्रियां हैं जो एक्चुअली न्यूक्लियर पावर्स के अंदर जिनका मेजर रोल है, वो सारी कंट्रियां जैसे रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फ्रांस या चाइना, इन्होंने इस ट्रीटी को अपोज किया है। और नीदरलैंड्स ही सिर्फ इकलौता ऐसा नाटो कंट्री है जिसने इस ट्रीटी के फेवर में वोट किया है और इंडिया इस वोटिंग से बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते क्या लिखा है। द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स
और द न्यूक्लियर वेपन बैन ट्रीटी इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो पहला अपने आप में खास एक इस तरीके का एग्रीमेंट है जो किसी न्यूक्लियर वेपन को बैन करने की बात करता है। टू कॉम्प्रिहेंसिवली प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे कि हमने बात की कि ये न्यूक्लियर वेपन्स जितने भी हैं उनको बैन या प्रोहिबिट करने की बात करता है, विद द गोल ऑफ लीडिंग टुवर्ड्स देयर टोटल एलिमिनेशन। इसका गोल क्या है कि हम पूरी तरीके से उसको छोड़ दें, उसको बैन कर दें या अपनी कंट्री में उसको यूज ना करें, ये इसका गोल है। ठीक है, तो यहाँ पर 50 कंट्रीज ने इस ट्रीटी को साइन किया है। दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, राइट। लेकिन जो मेजर कंट्रीज हैं, जो मेजर जिनका हाथ रहता है न्यूक्लियर पावर्स के अंदर, उन्होंने इसको अपोज किया है, और नाटो में से सिर्फ नीदरलैंड्स ने ही इसमें फेवर में वोट किया है, और इंडिया ने तो वोट किया ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। सिटी ऑफ व्रोक्लो इन पोलैंड हैज नेम्ड अ स्क्वायर आफ्टर whom? सिटी ऑफ व्रोक्लो के अंदर, पोलैंड के अंदर जो सिटी ऑफ व्रोक्लो है, वहां पर एक स्क्वायर का नाम किसके नाम के ऊपर रखा गया है? वो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडियन पर्सनालिटी है, अमिताभ बच्चन या फिर हरिवंश राय बच्चन। और यहाँ जो सही आंसर है वो है हरिवंश राय बच्चन के नाम पर वहां पर एक स्क्वायर का नाम रखा गया है इन पोलैंड। ठीक है, जिसके बारे में अमिताभ बच्चन ने उनको थैंक यू बोला था एक तरीके से, वो शुक्रगुजार है इस जेस्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। India and the Dash signed the Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geospatial Cooperation on October 27, 2020 during the third round of 2+2 Ministerial Dialogue। हमने डिस्कस किया था कि 2+2 Ministerial Dialogue होने जा रहा है, तो इसके अंदर ये जो बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, इसमें इंडिया के साथ किसने साइन किया है? तो ऑप्शन देखिए क्या है, यूएसए या फिर ऑस्ट्रेलिया। इफ यू नो समथिंग, अगर हमने पहले डिस्कस किया था जैसे कि 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग होने जा रहा है, तो इसमें कहाँ से लोग आ रहे हैं, अगर आपको याद है तो आप तभी इसी क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली से कर सकते हैं। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है यूएसए। सो यूएसए और इंडिया ने साइन किया है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन, जो कि 27 अक्टूबर को हुआ था, यानी कि कल ही के दिन हुआ था। बीईसीए यानी कि बीका इज द बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन, जैसा हमने अभी डिस्कस किया। इट इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन एग्रीमेंट that has been proposed between the National Geospatial Intelligence Agency of the US Department of Defense and the Indian Union Ministry of Defense। ये एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट है जो कि किस किस के बीच में हुआ है? नेशनल जियोस्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि यूएस की है, ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की एक एजेंसी है, और भारत के यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बीच में ये एक कम्युनिकेशन एग्रीमेंट हुआ है। BICA is the last agreement of the four foundational agreements that were signed between India and US in order to strengthen defense ties। यानी कि ये जो BECA यानी कि BICA या जिसे आप कहते हैं बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ये उन 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स में से आखिरी एग्रीमेंट है जो इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो मजबूत हो सके। अब थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेंगे हम, लेकिन उससे पहले कुछ और डिटेल देख लेते हैं। The BICA agreement will provide India access to extremely accurate geospatial data। ये हमारे लिए किस तरीके से उपयोगी होगा ये देख लेते हैं। तो BICA एग्रीमेंट क्या करेगा कि इंडिया को एक्यूरेट जियोस्पेशल डाटा प्रोवाइड करेगा। ये जो स्पेशल डाटा है ये हमारे जितने भी सेवरल मिलिट्री एप्लीकेशंस होंगे उनको इम्प्रूव करने में, उनकी एक्यूरेसी बढ़ाने में वहां पर हमारी हेल्प करेगा, विच विल हेल्प इन इम्प्रूविंग द एक्यूरेसी ऑफ द मिसाइल सिस्टम्स ऑफ इंडिया। और जितने भी इंडिया के मिसाइल सिस्टम्स हैं वहां पर भी ये हमारी हेल्प करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया और यूएस के बीच में कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए हैं अभी हाल। यहाँ पर देख लेते हैं जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स की हमने बात की। पहला है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, और उसके बाद है कम्युनिकेशन इंट्रोपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट। देन वी हैव बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन, जिसके बारे में हमने हाल ही में डिस्कस किया है अभी जस्ट। सो यहाँ पर ये जो लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है ये क्या कहता है? इट प्रोवाइड्स लॉजिस्टिक सपोर्ट, refueling and berthing facilities of each other's warships and aircraft on barter equal value exchange basis। यहाँ पर जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, वॉरशिप्स हैं, उनके बीच में बेसिकली अगर रिफ्यूलिंग की बात है या लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात है, बर्थिंग फैसिलिटीज है, यहाँ पर एक बार्टर सिस्टम के थ्रू या फिर इक्वल वैल्यू के थ्रू यहाँ पर वॉरशिप्स एंड एयरक्राफ्ट का एक्सचेंज पॉसिबल है।
विल नॉट इन्वॉल्व स्टेशनिंग ऑफ यूएस ट्रूप्स ऑन इंडियन सॉइल। ये जो समझौता है, ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्री नहीं करता उस बात पे कि जो यूएस के ट्रूप्स हैं, जितने भी मिलिटेंट्स होंगे, वो भारत के सॉइल पर अपना कोई स्टेशन बना सकते हैं। ऐसा इसमें कोई भी एग्रीमेंट या ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। नॉर विल इंडिया एक्सटेंड सपोर्ट इफ यूएस गोज टू वॉर विद अ फ्रेंडली कंट्री। लेकिन इसमें ये भी शामिल है कि ना ही भारत यूएस की सपोर्ट करेगा अगर यूएस किसी भी हमारे दोस्ती या हमारे कहें कि जिस कंट्री के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं उसके साथ वॉर पर जाता है या वॉर करने जाता है, ठीक है, या उनके बीच में युद्ध होता है, तो भारत जरूरी नहीं है कि यूएस का उसमें सपोर्ट करेगा। गुड फॉर यूएस फोर्सेस रीबैलेंसिंग टू एशिया पैसिफिक। सो ये यूएस फोर्सेस के लिए अच्छा है, लेकिन एशिया पैसिफिक के लिए ये रीबैलेंसिंग का काम करेगा। इंडिया फोर्सेस रेयरली ऑपरेट फार अवे फ्रॉम देयर शोर्स बट एक्सेस टू द जिबूटी एंड डिएगो गार्सिया कुड बी यूजफुल। सो हार्डली ऐसा होता है कि इंडिया के जो फोर्सेस हैं वो अपनी बाउंड्री से कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, लेकिन दे विल हैव एक्सेस टू डिफरेंट प्लेसेस आल्सो। तो यहाँ पर ये कहता है। नेक्स्ट क्या कहता है, कम्युनिकेशन इंट्रोपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम एग्रीमेंट क्या कहता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं CISMOA। सो इट सेज टेक्नोलॉजी एनेबलर टू हेल्प ट्रांसफर हाई टेक एवोक्निक्स एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू इंडिया। तो यहाँ पर ये बात करता है कि हम इंडिया के अंदर एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को बढ़ावा देने के लिए कहें कि या टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, हाईटेक बनाने के लिए यहाँ पर यूएस का सपोर्ट रहेगा। यूएस सेज CISMOA विल बूस्ट इंटरपरेबिलिटी एज वेल एज इंश्योर सिक्रेसी ऑफ इट्स C41 ISR यानी कि कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन कंप्यूटर इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉन्सिनेंस सिस्टम को भी यहाँ पर इंप्रूव करेगा यूएस। But fears that US will be able to track and snoop on Indian warships aircraft equipped with such systems। लेकिन यहाँ पर एक डर भी है कि अगर जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट्स हैं, जितने भी हमारे वॉरशिप्स हैं, तो यूएस वहां पर हमारे इन चीजों को ट्रैक कर सकता है एंड स्नूप कर सकता है, ठीक है। और हमने इसके बारे में, बीका के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक विल शट डाउन इट्स ऑपरेशन इन श्रीलंका आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द श्रीलंकन मॉनेटरी अथॉरिटी। कौन से बैंक ने अभी श्रीलंका के अंदर एक जो उनका ब्रांच था उसको शट डाउन करने की बात की है, तो हमें उसका नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, HDFC बैंक या फिर ICICI बैंक। यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ICICI बैंक ने अपना जो श्रीलंका का जो वहां पर एक सेंटर था उसको बंद करने की बात की है आफ्टर द अप्रूवल फ्रॉम द श्रीलंकन मॉनेटरी अथॉरिटी। बात कर लेते हैं थोड़ा सा ICICI बैंक के बारे में। ICICI बैंक को स्टैब्लिश किया गया था बाय द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इट इज एन इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी इन 1994 इन वडोदरा, ठीक है। पेरेंट कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1955 एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द वर्ल्ड बैंक के साथ 1900 अगर बात करें हम 1995 की यानी कि 1955 में यहाँ पर जॉइंट वेंचर के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ पेरेंट कंपनी खोली गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, वडोदरा गुजरात के अंदर। ये रजिस्टर्ड ऑफिस है इनका, और BKC मुंबई के अंदर कॉर्पोरेट ऑफिस है ICICI बैंक का। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना देश वेबिनार सीरीज टाइटल बूंदी आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ अ फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल on 24th October 2020 focused on Bundi, Rajasthan. Which ministry is organizing this? So it is very easy now because you have a picture in front of you. So Ministry of Rural Development या फिर Ministry of Tourism. क्वेश्चन ये कहता है कि देखो अपना देश, एक वेबिनार की सीरीज चल रही है जिसका टाइटल है बूंदी, ठीक है, एग्रीकल्चरल हेरिटेज ऑफ अ फॉरगॉटन राजपूत कैपिटल, ये इसका शीर्षक है, जो कि 24 अक्टूबर को ये वेब सीरीज हुई है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है, तो ये ऑर्गेनाइज कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। अगर हम बात करें कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। और अगर यहाँ पर बात करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मिनिस्टर कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल जो है वो इसके इंडिपेंडेंट चार्ज संभाले हुए हैं। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन एंड लेट अस सी व्हाट वी हैव। इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश एंड डैश, ठीक है। यहाँ पर 3 कंट्रीज के नाम है, एक और कंट्री का नाम शामिल होना है डैश के अंदर।
तो यहाँ पर इन देशों के साथ have joined hands to enhance conservation of river dolphins in the region, paving way of regional cooperation. तो किसने यहाँ पर हाथ मिलाया है टू कंजर्व रिवर डॉल्फिन्स? ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है, म्यांमार या फिर भूटान, और जो सही आंसर है वो है म्यांमार। भारत, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार ने हाथ मिलाया है टू कंजर्व द रिवर डॉल्फिन्स इन द रीजन, पेविंग वे ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। They will jointly undertake awareness drive on protection of dolphins. जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार, ये आपस में ही सारे अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगे एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, अवेयरनेस के लिए काम करेंगे ऑफ रिवर डॉल्फिन्स। यहाँ पर कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो हमारे इंडिया से रिलेटेड हैं और डॉल्फिन से रिलेटेड है। तो द गंगा रिवर डॉल्फिन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन को नेशनल एक्वेटिक एनिमल के तौर पर भारत सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। द इंडस रिवर डॉल्फिन हैज बीन नेम्ड एज द नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान, और इंडस रिवर डॉल्फिन जो है उसको नाम दिया गया है एज द नेशनल मैमल ऑफ पाकिस्तान। द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज ऑफ द गंगेज रिवर डॉल्फिन्स इन इंडिया कवर्स 7 स्टेट्स। तो ये जो गंगेज रिवर डॉल्फिन का जो ये रेंज है, ये कौन कौन से राज्यों से गुजरता है? तो ये 7 राज्यों से गुजरता है बेसिकली, असम, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से। सो आई होप इट्स क्लियर। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड आई होप यू enjoyed it. I hope you learned something, and if it's a yes, do press the like button and share it with your friend, and do subscribe our channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। And thanks for watching the video and showing us this much support. So I will see you tomorrow in tomorrow's current affairs session.